यही सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये जिंदगी में काम में आएगा। और यही साइंस जो है जिंदगी में भी काम में आएगा। 11th और 12th में जब आप साइंस के लिए जाएंगे तो वो ज्यादातर साइंटिफिक रहेगा, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम नहीं आता है। तो 8, 9, 10th की जो बुक्स है वो सारी आप लोग संभाल के रखिए। सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स मत संभाल के रखिए, इतिहास की बुक्स मत संभाल के रखिए, क्योंकि यूजीसी अभी पूरी तरह से नए इतिहास की किताबें ऑलरेडी इशू करना चालू कर दिया है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो मुगल हिस्ट्री या ब्रिटिश हिस्ट्री कहा जाता है, और जो वाकई में भारतीय इतिहास है, जैसे अहोम किंगडम जो था असम का, या रानी चौटा थी, इनके बारे में किसी को पढ़ाया ही नहीं गया था, जो कि एक्चुअल में भारत का इतिहास है। हमें कुतुब मीनार के बारे में पढ़ाया गया, ताजमहल के बारे में पढ़ाया गया, पर सोमनाथ मंदिर के बारे में नहीं पढ़ाया गया। तो इतिहास की किताबें जो नहीं आएंगी वो आप संभालिए। साइंस, सोशल साइंस और गणित की किताबें, ये आपको आगे आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम में आएंगी। भले फिर आप एनडीए की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या सीडीएस की कर रहे हो, या एफकैट की कर रहे हो, तो ये एक बेसिक ग्राउंड वर्क है जो कि आपके लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करेगा। पहली बात। दूसरा ये था कि एक छात्र के जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट 2 साल होते हैं, और वो दो साल है कि जब वो बच्चा 9th में है, और दूसरा वो जब 11th में है। नॉर्मली ये देखा गया है कि पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, प्रिंसिपल्स भी हमेशा ज्यादा जोर देते हैं 10th को और 12th को, कि 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम है, तो वो प्रेशर डालते हैं। पर अगर आप सही मायने में देखेंगे तो 9th जो है वो 10th का फाउंडेशन है, और 11th जो है वो 12th का फाउंडेशन है। इसका मतलब ये है, मैं इसको थोड़ा और गहराई में बताता हूं, कि 9th और 11th जो है इसमें टीचर्स पूरे साल भर पढ़ाते हैं, पर 10th जो कि बोर्ड का साल है, या 12th जो फिर से बोर्ड का साल है, उसमें अक्टूबर नवंबर के बाद में पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ रिवीजन और प्री बोर्ड एग्जाम्स होती हैं। तो अगर आपने 9th बहुत अच्छे से किया है और 11th बहुत अच्छे से किया है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेन मुद्दा जिसके लिए मुझे शिव सर ने आदेश दिया है आज के वार्तालाप का आपके साथ में, वो ये है कि हमने 10th के बाद में 11th 12th में सब्जेक्ट्स कौन से चूज करना है। कई बार ये देखा गया है कि बड़े भाई ने या दीदी ने या अड़ोसी ने 11th में बायोलॉजी ले लिया है या कॉमर्स ले लिया है, तो वो एक प्रेशर की तरह डालते हैं कि अरे हमने तो बायोलॉजी लिया है, तुम भी बायोलॉजी लो। हमने कॉमर्स लिया है, तुम भी कॉमर्स लो। हमने मैथ्स लिया है, तुम भी मैथ्स लो। अब होता क्या है कि हम सब्जेक्ट चूज करने की वजह से उस सब्जेक्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आगे चल के हमने करियर क्या चूज करना है। इसलिए 8, 9, 10th ये बड़े इंपॉर्टेंट ईयर है कि जब आप शिव सर जैसे ज्ञानी लोगों के साथ बैठ के पूछेंगे कि मैंने ये वाला करियर चूज करना है, तो इसके लिए मैं आगे चल के सब्जेक्ट्स क्या लूं, तो वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। हमने पहले करियर को चूज करना है कि मैं जिंदगी में बनना क्या चाहता हूं, और सब्जेक्ट जो है वो उसके हिसाब से होना चाहिए। फिर अगला प्रॉब्लम ये आता है कि इस 8, 9, 10th में
हम अपने आप को, हम अपनी कमजोरियों को, या जो सब्जेक्ट्स हमारे कमजोर है उसको हम स्ट्रांग बनाने के बजाय उसको हम और वीक बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का मैथमेटिक्स, गणित कमजोर है, तो घर वाले, पेरेंट्स, टीचर्स सब बोलना चालू कर देते हैं कि तुम 11th और 12th में मैथमेटिक्स मत लो, तुम कॉमर्स ले लो या बायो ले लो। और उससे उससे क्या होता है कि अब उस बच्चे ने मान लो बायो तो ले लिया है, बायोलॉजी ले लिया है, पर आगे चल के उस बायोलॉजी के कैरियर एवेन्यूज क्या क्या हैं ये नहीं डिसाइड होता है। या कॉमर्स ले लिया है 11th-12th में, तो उस कॉमर्स लेने की वजह से आगे के कैरियर एवेन्यूज क्या रहेंगे ये ओपन अप नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि आप जानकार व्यक्तियों के साथ मिलके पहले अपने करियर के बारे में पूछो कि मैं बनना क्या चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपने सिविल सर्विसेज करना है, भले फिर वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो या सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो, तो सबका जो कहना होता है कि सिविल सर्विसेज करना है तो उसके लिए 11th-12th में भी आर्ट्स लेना चाहिए। पर अगर आप देखेंगे सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स, तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम पास करने वाले 60 to 70% या तो डॉक्टर्स होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं, मतलब बेसिकली साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सारी एग्जाम्स में काफी रीजनिंग और लॉजिक लगता है, जो कि साइंस हमें लॉजिक और रीजनिंग बढ़ाता है। पर वही अगर कम एज में हमने आर्ट्स ले लिया है तो लॉजिक और रीजनिंग काफी कम हो जाता है, क्योंकि आर्ट्स जो है वो सिर्फ एक रटने वाला सब्जेक्ट हो जाता है, उसमें समझने की चीजें बहुत कम होती है। या आपने मान लो एनडीए की एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो जरूरी है कि आप 11th-12th में पीसीएम लीजिए। हाँ, अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, बैंकिंग के लिए जाना है, तो आप जरूर कॉमर्स ले सकते हैं। पर पहले से ही जिन्होंने अपना करियर डिसाइड किया है कि वो आज से 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आज से 20 साल बाद वो जिंदगी में क्या रैंक अचीव करना चाहते हैं, क्या अपॉइंटमेंट अचीव करना चाहते हैं, तो उन्होंने सही सब्जेक्ट्स को चुना है। इसका एक ज्वलंत एग्जाम्पल जो मैं आपको देता हूं कि जैसे जो बच्चे मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में होते हैं, उनका तकरीबन नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम में सिलेक्शन ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन बच्चों ने 5वीं में सैनिक स्कूल की एग्जाम दे दी है या 8वीं में सैनिक स्कूल की एग्जाम दे दी है, तो उनके माँ बाप ने और उन्होंने अपने जिंदगी के करियर को बहुत अच्छे से शेप अप किया है, प्लान किया है। इस वजह से नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसमें सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। इसी तरह से आजकल बहुत सारी अच्छे अच्छे फील्ड्स आ गए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स आ गए हैं, लैंग्वेजेस आ गई हैं, या इवन सर इकोनॉमी जिसको कहा जाता है वो भी आ गया है। अभिषेक आपका माइक ऑफ कर दो प्लीज। हाँ, तो मेरा सुझाव हमेशा से ही ये रहा है कि अगर हमने करियर डिसाइड किया है तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट चूज किए जाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा बचपन से ही ध्येय था कि मैं भारतीय सेना या वायुसेना में जाऊं, क्योंकि 1971 की लड़ाई में
जब मैं 7-8 साल का था, तब मैंने अपने फादर से पूछा था कि मैंने इसमें जाना है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमारा बचपन और आपके बचपन में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, वो आगे चल के बताऊँगा। तो हुआ ये कि बचपन में जो मेरी मैथमेटिक्स की टीचर थी, मैं उनको बहुत सम्मान आज भी देता हूँ। जो गणित की टीचर थी, वो मुझे बहुत मारती थी, क्योंकि मैं कभी भी होमवर्क करके नहीं जाता था। तो उस वजह से ये हुआ कि मैं गणित में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहा। जिस वजह से मैंने 11 बोर्ड की एग्ज़ाम दिए, 12 बोर्ड की नहीं दिए। जिस वजह से मैं 11 बोर्ड तक कई बार गणित में या तो ग्रेस पास हुआ हूँ या सप्लीमेंट्री आई है। मेरे फादर मदर जो दोनों टीचर्स थे, तो जब मुझे 11 बोर्ड की एग्ज़ाम में भी मैथमेटिक्स में सप्लीमेंट्री आई थी, तो उन्होंने बोला मत लेना। जब मुझे 11 बोर्ड में फिर मैथमेटिक्स में सप्लीमेंट्री आई थी, तो मेरे पेरेंट्स जो कि टीचर थे, उन्होंने फिर यही बोला कि तुम्हारा मैथ्स कमज़ोर है, तो तुम अब कॉमर्स ले लो। पर बचपन से जो उद्देश्य था कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, मैं मेडिकल में रह गया था, इसलिए मैं एयरफोर्स नहीं ज्वाइन कर पाया, पर मैं आर्मी में आ गया। अंकित, तुम्हारा ये अगली बार अगर तुम्हारा माइक ऑन होता है तो तुम रिमूव कर देंगे हम। ओके, सॉरी। तो तब मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में काफी लड़ाई की। मैं बोल रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ कि लड़ाई की, कि जब मुझे 11 बोर्ड में फिर से सप्लीमेंट्री आई और मेरे पीछे पड़ गए कि आप कॉमर्स ले लो या आर्ट्स ले लो, मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, मुझे एयरफोर्स में जाना है। और एक सब्जेक्ट गणित मेरे करियर के ध्येय को जीरो नहीं कर सकता है, और इसलिए मैंने फिर बीएससी मैथमेटिक्स से किया। मैथमेटिक्स, गणित, जिस सब्जेक्ट में मैं बचपन से ही या तो फेल होता रहा, या सप्लीमेंट्री आती रही, या ग्रेस पास होता रहा, तो बीएससी का फर्स्ट ईयर में मेरे सब्जेक्ट थे या फिजिक्स, ये केमिस्ट्री बोल और मैथ्स। एयरफोर्स अभी ते फोटोवा नहीं देख लो मोछा वाला दुशाद, माइक बंद करो। दुशाद, माइक बंद करो। फिर फर्स्ट ईयर में मेरे सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मुझे 62% आए फर्स्ट ईयर में, हायर मैथमेटिक्स लेने के बावजूद, वही मैथ्स का सब्जेक्ट जिसमें मैं फेल होता रहता था। फिर सेकेंड ईयर में मैंने अपने आप को और मजबूत बनाया। केमिस्ट्री छोड़ के मैंने स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जिसको कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स लिया, कि ये गणित एक नासूर मेरे लिए जिंदगी में नहीं बन सकता है, और मेरे जिंदगी के उद्देश्य को झुटला नहीं सकता है। तो मैंने मैथमेटिक्स का एक और सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स लिया, और बीएससी में फिर मेरे परसेंटेज थे 67, जो कि यूनिवर्सिटी में सेकंड मेरिट में था मैं। अब अगर मैं उस टाइम पे गणित की कमजोरी की वजह से मैं कॉमर्स या आर्ट्स ले लेता, तो मैं एयरफोर्स में जा ही नहीं पाता, अप्लाई ही नहीं कर पाता। इसलिए आज शिव सर ने जो स्पेशल सेशन आप बच्चों के लिए रखा है, वो इसीलिए है कि आप भटक ना जाएं, किसी और के बहकावे में आके कोई गलत सब्जेक्ट ना ले लें। सबसे बड़ी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंस की है, वो ये है, पहला, कि आपने करियर चूज करना है और उसके उसके हिसाब से सब्जेक्ट। दूसरा, आपने इस उम्र में अपनी कमजोरियों को आइडेंटिफाई जरूर करना है कि क्या क्या कमजोरी है। गणित कमजोर है, उसको स्ट्रांग बनाना है। इंग्लिश कमजोर है, उसको स्ट्रांग बनाना है। सामान्य ज्ञान कमजोर है, उसको स्ट्रांग बनाना है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बायोलॉजी लीजिए,
पर नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन 11 से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे अभी CUET जो यूजीसी कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटीज है, उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम चालू की गई है। बिल्कुल सही है कि वो यूजीसी वाले जो कॉलेजेस है उन लोग के लिए है, परंतु उस डिग्री के पीछे मत भागिए। फिर अगली एक चीज जो अभी चालू हुई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, बीएससी बीएड या बीए बीएड। बीएड आप तभी करिए जब आपने टीचर बनना है, वरना 3 साल की बीएससी, 1 साल का बीएड और सिर्फ टीचर ही बन के रह जाओगे, और वो भी प्राइमरी स्कूल के। उसके बजाय बीएससी के बाद में एमएससी करिए, तो आपको कॉलेज में भी प्रोफेसर बनने का चांस मिलता है और स्कूल में भी टीचर बनने का चांस मिलता है, राइट? तो कमजोरियों को काबू में लाना बहुत जरूरी होता है। जिस भी किसी स्टूडेंट ने अपने ही बचपन के दौरान अपने करियर ध्येय को आइडेंटिफाई कर लिया है कि मैंने ये बनना है आज से 10 साल बाद, उसने उस हिसाब से सब्जेक्ट चूज किए हैं और प्रिपरेशन भी काफी पहले से स्टार्ट की है, उस व्यक्ति ने हमेशा ही ऊंचाइयों को छुआ है। पर किसी ने बहकावे में आके या कमजोरी को बढ़ाते जाकर किया है, तो वो कमजोरी हमेशा ही कमजोरी रह जाती है और फिर वो करियर उद्देश्य हासिल नहीं कर पाते हैं। अब हमारे ज़माने में 67% जो मेरे बीएससी में आए थे, वो यूनिवर्सिटी में सेकंड मेरिट था, पर आज 90% लाने वाले भी एक क्लास में बहुत सारे होते हैं। तो आपने ये भी ध्यान में रखना। मैं क्वेश्चंस आंसर करूंगा। आजकल एक क्लास में 90% लाने वाले भी बहुत होते हैं, तो इवन 90% का वैल्यू हमारे ज़माने के 67% से भी कम हो गया है। अब मैं ये मानता हूं कि परसेंटेज या 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट एक कागज का टुकड़ा मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकती है, ये कहावत मैंने बहुत बार सुनी है। पर आजकल क्या हो रहा है सर कि गुरु मैं आंसर करूंगा बाद में, कि ये 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट एक कागज का टुकड़ा मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकती है, ये डायलॉग मैंने बहुत बार सुना है। पर अब आज की तारीख में ये हो रहा है कि आपको सारे फॉर्म्स ऑनलाइन भरना है, और कई बार परसेंटेजेस कम होने की वजह से वो सॉफ्टवेयर आपके ऑनलाइन फॉर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो कागज का टुकड़ा नहीं है, वो आपका आगे आने वाला भविष्य है। ये मैं मानता हूं कि 90% लाने वाला बच्चा इंटेलिजेंट है, ये जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी क्या है कि आपने आपका इंटेलिजेंस कोशेंट आईक्यू को काफी बढ़ाना है। अगर इस ग्रुप में जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, अपनी एज ग्रुप के हिसाब से आपको काफी सारे आईक्यू टेस्ट की किताबें मिल जाएगी, या आप ऑनलाइन भी उसको सर्च कर सकते हैं कि आपके क्लास के हिसाब से, आपके एज ग्रुप के हिसाब से आईक्यू टेस्ट आप सॉल्व करो। जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपको आगे चल के मदद मिलेगी, राइट? तीसरी चीज आपको जो मदद मिलेगी, क्योंकि पिछले 2-3 साल से आप लोग सब ऑनलाइन क्लासेस में थे, आपकी लिखने की आदतें बिल्कुल छूट गई है, ठीक से पढ़ने की आदतें छूट गई है। पर अब चूंकि सारे स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, तो पढ़ने की आदत डालिए, लिखने की आदत डालिए, आगे चल के वो बहुत काम में आएगा। जब मैं पढ़ने की आदत की बातचीत कर रहा हूं, तो पढ़ने के 3 आयाम होते हैं। पहला है आपका स्कूल के पढ़ाई, जिसमें कि आपने अच्छे परसेंटेजेस लाना है, जिससे कि आगे चल के आप
एक अच्छे करियर को प्राप्त कर सके। तो स्कूल लेवल पे आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। दूसरा, आपने अपने एज ग्रुप के हिसाब से नॉवेल्स पढ़ना है, किताबें पढ़ने की आदत डालिए। आपकी एज ग्रुप के हिसाब से आप जनरल नॉलेज की किताबें पढ़िए। ये आपको ज़िंदगी भर बहुत काम में आएगा। सिर्फ स्कूल की पढ़ाई कर लेने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। आपको बाकी दुनिया से 10 कदम आगे चल के अगर आपने कुछ हासिल करना है, तो करना पड़ेगा। सभी ने किया है, शिव सर ने किया है, मैंने किया है, सतीश सर ने किया है। जिन्होंने कुछ हासिल किया है, वो हमेशा ही अपने साथियों से 10 कदम आगे चलते आए हैं। अब मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप सवाल चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, जो कि इजी रहेगा, या पूछ भी सकते हैं। गुरु प्रसाद, सर बोलो गुरु प्रसाद। सर डॉक्टर के लिए बस बायो ही जरूरी है। हाँ, डॉक्टर के लिए बायो ही जरूरी है, क्योंकि नीट की परीक्षा में बायोलॉजी बड़ा टफ पूछा जाता है। और कोई सब्जेक्ट नहीं। कौन कौन सब्जेक्ट लेना पड़ता है? नहीं, देखो, अजय, जैसे ये गुरु ने अभी पूछा डॉक्टर बनने के लिए, तो आप भी पहले अपना करियर तो डिसाइड करो ना। यही तो पूरी मीटिंग का मेन मुद्दा है कि आप सर डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है? गुरु को अभी तो जवाब दिया मैंने। नहीं, एक सेकंड निखिल। जो नीट का परीक्षा होता है अजय और गुरु, उसमें बायोलॉजी बहुत फोकस है, लेकिन साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज का भी बहुत सारा प्रश्न होता है। इस साल 2 बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने नीट का एग्जाम दिया। बायोलॉजी में उनको अच्छा नंबर आया, लेकिन फिजिक्स पे उन्होंने फोकस नहीं किया था और केमिस्ट्री पे नहीं किया था, कम किया था फोकस। तो उसके कारण उनका ओवरऑल रेटिंग बहुत कम हो गया। तो निखिल जी ने जैसा बताया शुरू में कि क्लास 8, 9, 10, 11 इसमें जो भी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है, उस पे पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली डॉक्टर बनने के लिए फोकस बायोलॉजी होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री को जरूरी है। तो निखिल, आप एक सेकंड म्यूट हो जाना तो थोड़ा सा। हाँ जी सर। मैं आपको 2-3 चीज और बताना चाह रहा हूं बिफोर वी हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन। आप बच्चे जब 8वीं क्लास में होते हैं, 7वीं क्लास में होते हैं, तो उस समय उनको ज्ञान नहीं होता है कि दुनिया में क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है, मेरा एप्टीट्यूड क्या है। ये मुश्किल है उस उम्र में। उस समय जरूरी है कि उनके गार्जियन और उनके टीचर बच्चे का एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों को देख करके उनको गाइड करें, जो कि जिसकी प्रथा दुनिया में किसी स्कूल में आज के दिन में नहीं है, जबकि ये प्रथा बहुत कॉमन थी अपने गुरुकुल में। खैर, अब गुरुकुल तो हम पैदा नहीं कर सकते, इसलिए निखिल भी कह रहे हैं और सारी दुनिया यही कहेगी, आप सोचो कि आपको क्या बनना है। ये बहुत टफ चीज है, क्योंकि उसमें आपको पता ही नहीं है दुनिया में क्या क्या है, तो आप कैसे सोच सकते हो मेरे को क्या बनना है। तो इसलिए ये जो सैटरडे का वेबिनार होता है, उसका वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके हम रखते हैं, उसको देख करके आप पता लगा सकते हो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी दुनिया में है, उसमें कौन आपको पसंद आता है। तो एक तो वो बताना था। दूसरा ये है कि अगर कोई यहाँ पे टीचर उपलब्ध हैं, अटेंड कर रहे हों, या गार्जियन, तो वो ये काम करें, वो देखें दुनिया में क्या क्या
ऋषभ, ये क्या कर रहे हो यार आप? कैन यू स्टॉप शेयरिंग? प्लीज डोंट डिस्टर्ब द वेबिनार। सम ऑफ यू आर इनडिसिप्लिन, तो आप कुछ भी कर लो, कुछ कर नहीं पाओगे जिंदगी में, बहुत मुश्किल है। सो डिसिप्लिन इज फर्स्ट क्राइटेरिया। एनीवे, लेट मी कम बैक। तो ये जिम्मेदारी, चूंकि गुरुकुल व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे को गाइड करने की जिम्मेदारी पेरेंट्स और टीचर्स की होती है, एंड टीचर्स की ज्यादा, बिकॉज दे नो किड्स एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड मोर देन द पेरेंट्स देमसेल्व्स। तो वो चीज अगर कोई कर सके, नहीं तो आप अपने टीचर से 1-on-1 बात करके उनसे गाइडेंस ले सकते हो। तो ये दो चीज मेरे को कहना था। अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। नीट के बारे में हमारा एक वेबिनार हुआ था, तो अगर आप सर्च करोगे तो उसमें मिल जाएगा कि नीट में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। बबलू, आप बंद करो यार, म्यूट करो। तो उस पे मिल जाएगा, और अगर किसी को जरूरत हो तो मेल करना banprasth@gmail.com, मैं वो लिंक आपको भेज सकता हूँ। अब जिसको एक बंदा प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं चैट विंडो में, तो निखिल, इफ यू कैन स्टार्ट। हाँ जी, आई विल टेक ऑन सर। या, थैंक यू। फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस जो प्रिंस ने पूछा है वो ये है कि आपने आपका कैरियर गोल डिफाइन करना है और आज से ही उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। जो भी आप बनना चाहते हैं, जैसे अजय ने भी पूछा था कि डॉक्टर बनना है, राइट। अगला है मंजू ने पूछा आईपीएस बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये बेटा मैंने पहले भी कवर किया था कि इसको सिविल सर्विसेज कहते हैं। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है जिसको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं। ये कॉमन एग्जाम होती है जिसके जरिए इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और बाकी ग्रुप ए सर्विसेज के लिए यूपीएससी की एग्जाम होती है। और इसमें अमूमन ये देखा गया है कि जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है या मेडिकल किया है, वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ओम प्रकाश ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर पूछा है 10 बोर्ड, इसके ऊपर अभी काफ़ी चर्चाएं चल रही है। बोर्ड एग्जाम्स होंगी, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, तो ये सोच के आप मत रहो कि बोर्ड एग्जाम नहीं होगी, ठीक है ना। अजय ने फिर से पूछा है कि यूपीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट जरूरी होता है। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक कमीशन है जो कि बहुत सारी एग्जाम्स कंडक्ट करता है। तो अगर कोई आपको बोलता भी है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करो तो गलत बोल रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ड्राइवर भी यूपीएससी सिलेक्ट करता है, अकाउंट्स क्लर्क भी यूपीएससी सिलेक्ट करता है। कुछ एग्जाम्स के नाम मैं बताता हूँ जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। सबसे कम उम्र की एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है वो होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम। फिर दूसरी जो डिफेंस में ऑफिसर्स के लिए एग्जाम होती है वो होती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। फिर इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे, इंडियन अकाउंट सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, इंडियन मेडिकल सर्विसेज, ये भी यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो ये पूछना ही गलत है कि यूपीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट जरूरी होता है, क्योंकि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है और उसके लिए इंजीनियरिंग करना जरूरी हो जाता है। सुजाता ने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बैंकिंग। बैंक जो है एक बैंक होता है जिसमें आपके रोज की अकाउंट्स लेन देन का काम होता है, लोन किस तरह से मिलता है वो होता है। जबकि एक चार्टर्ड अकाउंट जो है वो फाइनेंशियली सर्टिफाइड व्यक्ति होता है जो कि आपके पूरे रिटर्न्स, जो इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह होते हैं, आपके सेविंग्स होते हैं, उसको पूरा चार्ट आउट करता है कि किस तरह से आप इनकम टैक्स को सेव कर सकते हैं, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सेजल ने पूछा सर 8 सब्जेक्ट 11th क्लास में आता है, लेना मत कभी भी 11th में 8 सब्जेक्ट। सर बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये जिज्ञासा सभी के दिल में है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ये प्रश्न
से अच्छा प्रश्न ये है कि कैसे पढ़ना चाहिए। कितने घंटे का कोई कीमत नहीं है। आप 18 घंटे पढ़ करके भी, किताब खुली रह करके भी दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, और 4 घंटे भी खोल करके आप दिमाग में जो भी पढ़ रहे हो वो बिठा सकते हो। तो ले दे करके निर्भर करता है आप कैसे पढ़ते हो। और इसके बारे में जो मैं अपना अनुभव शेयर किया था कि जब पढ़ो तो चैप्टर पढ़ने के बाद किताब बंद करके उसके बारे में सोचो, प्रैक्टिस करो। जब इसको करने में इतना सक्षम हो जाते हो कि टेबल ऑफ कंटेंट देख करके पूरा चैप्टर याद आ जाए, तो वो आपका हो गया, अदरवाइज वो किताब का ही है। तो कितने देर में वो होता है वो तो आपके पढ़ने के स्टाइल पे निर्भर करेगा, आपके फोकस पे निर्भर करेगा। लेकिन उद्देश्य होना चाहिए, चीजें हमारी हो गई, हमें समझ में आ गया, तो वो मनन से आता है। यादाश्त जो करना है वो मन करता है, दिमाग नहीं करता है। पढ़ना आंख करता है और ब्रेन करता है, लेकिन वो बैठता नहीं है। जब तक मनन नहीं करोगे तब तक वो बैठेगा नहीं। तो उस तरह पढ़ना चाहिए, मेरी विचार है। एनडीए के एग्जाम के लिए आपने पीसीएम लेना जरूरी होगा, पहली बात। दूसरा, एनडीए का सिलेबस और 11-12 के सिलेबस में कॉमन सिर्फ मैथमेटिक्स होता है। बाकी जो 400 मार्क्स का जो उसमें जीके आता है, उसमें साइंस और सोशल साइंस जो है वो 7th to 10th लेवल का होता है, राइट। फिर एनडीए की एग्ज़ाम जो है, जैसे आप 11th पास कर जाते हो और 12th में जाते हो, तो उस जून में आप एनडीए की एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जो सितंबर का फर्स्ट संडे होगा उस दिन आपकी एग्ज़ाम होगी। इसमें आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जीके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अजय ने फिर से वही पूछा है, नीट एग्जाम के लिए बायोलॉजी लेना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। सोना आप हाँ, सोना सोना को आप बोलना आपका तो थोड़ा, सोना को हाँ, थोड़ा बोलना है, तो सोना आप बोलो। ओके सर। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी अभी बच्चे से प्रश्न थे सोना सोना कि पहले कितने आप अपने घंटे को में पढ़ूं। सोना आप अपने को इंट्रोड्यूस कर दो ताकि लोग समझें आपके बारे में, ताकि सुन सके ठीक से। यस सर। मैं सोना सिंह संस्कार वैली स्कूल में एज ए साइंस टीचर काम करता हूँ, और मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 10th तक पढ़ाता हूँ, और फिजिक्स में 11th और 12th में पढ़ाता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी कुछ देर पहले बच्चे ने ये प्रश्न किया था कि कितने घंटे पढ़ना आवश्यक है। तो हम आपको बता दें कि कितने घंटा पढ़ना ये महत्व नहीं रखता है आपके जीवन में। आपके जीवन में महत्व ये रखता है कि जो चीज को आप पढ़ रहे हैं उसको एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, रुचि के साथ पढ़ो। और जब तक आपके अंदर किसी भी चीज, जैसे मान लो आप अपना करियर डिटरमाइन करते हो, तो करियर डिटरमाइन करने में भी आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट छिपा है। जैसे निखिल सर ने बहुत पहले बताया कि मेरा ये गोल था कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, लेकिन सर का मैथ्स भी था, लेकिन फिर भी अपना इंटरेस्ट उन्होंने छोड़ा नहीं, मतलब अपने वे से विचलित नहीं हुए। तो कहने का मतलब है कि जो आप चाहते हो उसको सबसे पहले आप अपने अंदर उसको इंटरेस्ट में बदलो, और जिस चीज को आप अपने दिल से चाहोगे, इंटरेस्ट आएगा, तो आपरूपी आप उसके तरफ अग्रसर हो जाओगे। आप उसको पाने के लिए, आप उसको अचीव करने के लिए आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना शुरू कर देंगे। जिसको कि अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वो होता है बॉडी रिदम। जी। एक इंसान में दो तरह की बॉडी रिदम होती है, सर्कैडियन साइकिल होती है। एक होता है जो कि जी देर रात तक पढ़ता है, और दूसरा होता है जो जी जल्दी सुबह उठ के पढ़ता है। तो उस जी सर्कैडियन साइकिल का मतलब ये होता है कि आपको आपका प्राइम टाइम पता होना चाहिए, जी जी समझ लेना चाहिए कि आपका प्राइम टाइम लेट नाइट की स्टडी का है या अर्ली मॉर्निंग की स्टडी का है, जिसमें कि जी आपने अपने प्राइम टाइम में
जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, जिसमें आप कमजोर है, वो उस प्राइम टाइम में पढ़ा जाना चाहिए। और ये प्राइम टाइम जो है ये घटते घटते जाता है। घटते कैसे जाता है? जैसे मेरा जो प्राइम टाइम है, रात को 9:30 बजे चालू होता है और मैं सुबह 4 बजे तक पढ़ सकता हूँ। तो 9:30 10 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक मेंटल स्टेमिना काफी होता है। तो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैं 10 से लेके 12:30 तक पढ़ता हूँ। फिर थकान सी आ जाती है, मेंटल स्टेमिना कम हो जाता है, तो 12 साढ़े 12 के बाद में वो वाला सब्जेक्ट पढ़ना चालू करता हूँ जो उससे थोड़ा कम कमजोर है। और जो सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग है वो एकदम अंत में। पायलट के जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं उनको लोको पायलट कहा जाता है। और लोको पायलट आपको पता है कि जो आरआरबी होते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार वैकेंसी निकालते हैं। उसमें तैयारी आपको मैथमेटिक्स जो अर्थमेटिक होता है जनरल, उसकी जानकारी होनी चाहिए, रीजनिंग की जानकारी होनी चाहिए। और फिजिकल में आपका एक साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट इसलिए उसमें किया जाता है कि आप ट्रेन के ड्राइवर हो। अगर आपका कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा तो आप ट्रेन में, बहुत सारे पैसेंजर हैं आपके ट्रेन में और उनका जान जाने की संभावना हो सकती है। इसलिए लोको पायलट में एक साइको टेस्ट होता है जिसमें आप, आपकी मानसिक संतुलन, ये सब जांच करने के बाद ही आपको लोको पायलट के ट्रेनिंग में भेजा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोको पायलट में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको सबसे पहले जीएस, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, कॉमन मैथमेटिक्स जिसमें अर्थमेटिक ज़्यादा होता है, उस पर ध्यान देना है। और आपको 6 स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड का साइंस और एसएसटी पे फोकस करना है। सोशल साइंस पे, सोशल साइंस में आपका एंशियंट इंडिया, उसका थोड़ा कम पार्ट आता है उसमें, और मॉडर्न ज़्यादा आता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे जो लोको पायलट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और कंप्यूटर के बारे में हमने 2 वेबिनार जी। किया था, आप उसको देख लीजिए। कंप्यूटर फील्ड ऐसा नहीं है जो आपको बताया जाए कि ये करोगे तो कंप्यूटर फील्ड में चले जाओगे। बहुत बहुत ज़्यादा कैरियर ऑप्शन है, तो वो दोनों वेबिनार देखिए और अगर ज़रूरत हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए। हम फिर से कंप्यूटर फील्ड में कैरियर बनाने के लिए पूरा फिर से वेबिनार कर सकते हैं जिसमें डिटेल में प्रश्न उत्तर होगा। ले लेना है। दीपक कुमारी बिजनेस करने के लिए कोई भी डिग्री कर सकते हो। देव नाडकर ने पूछा आर्किटेक्चर के लिए क्या करना है। 11th-12 में पीसीएम लो और नाटा की एग्जाम होती है NATA, वो वाली एग्जाम आपने देना है। कालिन कुमार, पर्सनालिटी जो है वो बनती है जब आप आउटडोर टीम गेम्स खेलते हो, आपके परसेंटेजेस बहुत अच्छे होते हैं और आपकी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होती है, तब अच्छी पर्सनालिटी बनती है। 13 मई को आईटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में वेबिनार करेंगे, तो आप प्लीज जुटिए। और उसके पहले जितना भी आपका प्रश्न है वो भेज सकते हैं आप हमको banprasth@gmail.com पे। बैंकिंग के लिए अब ये जो बैंकिंग की भी एग्जाम्स जो मैंने देखा है, नॉर्मली जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं वो ज़्यादा क्लियर करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए दिवांशु आपने बीएससी जियोलॉजी में करना चाहिए या एमए हिस्ट्री में करना चाहिए। अजय कुमार ने पूछा कि आपने बोला था कि आर्मी के लिए पीसीएम लो, तो जैसा सोना जी ने बताया कि पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। आर्मी के एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर का जो प्रश्न होता है एनडीए और सीडीएस के लिए, उसमें मैथ्स का होता है और फिर जनरल नॉलेज का होता है। जनरल नॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज मतलब रिसेंट इवेंट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब उसमें होता है। इसलिए उन्होंने बोला पीसीएम लेने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया पीसीएम कवर कर लेता है। और जनरल नॉलेज के लिए आपको मैगजीन अखबार पढ़ना पड़ेगा। और जैसा निखिल जी ने बताया, एनडीए का एग्जाम होता है, सीडीएस का एग्जाम होता है। ये 2 तरीका है ऑफिसर बनने का डायरेक्टली। और बहुत सारे छोटे छोटे तरीके हैं जिसका अलग से वेबिनार हो चुका है।
मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा सोना जी। हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है और इसके बारे में अभी हम डिस्कस और नहीं करेंगे। अगर आप 30 सेकंड में जवाब दे सकते हैं सोना जी तो दीजिए जवाब, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। अब स्टडी पे फोकस करने के लिए सबसे पहले आप अपने को एकाग्रचित करो, क्योंकि एक विद्यार्थी का लक्षण है कि बको ध्यानम कार्ड चीज का, किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हो तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, डेविएशन नहीं आना चाहिए। आप सिर्फ उसी पे फोकस करो जिसको आप पढ़ रहे हो या जिसको आप हासिल करना चाहते हो। इससे बढ़िया तरीका स्टडी का कोई हो ही नहीं सकता। चुन्नू शर्मा का हाउ टू बिकम लोको पायलट आपने जवाब दिया था, ये निखिल जी ने जवाब दिया था। आप अगर लोको याद है पायलट तो के आप बारे में मैंने एक्सप्लेन किया अभी। हाँ फिर से जवाब दे दीजिए छोटा में, ताकि लोग सुन लें। और अगर इसका लोको मतलब ये पायलट है बनने कि के लिए बात- सोना जी एक सेकंड, इसका मतलब ये है कि एक वेबिनार हमको चाहिए रेलवे में एम्प्लॉयमेंट के बारे में, 2-3 वेबिनार करना चाहिए, इंक्लूडिंग लोको पायलट, टीटी, स्टेशन मास्टर। तो इसके लिए हम खोजेंगे चुन्नू, लेकिन अभी लोको पायलट के लिए सोना जी जवाब देंगे, सुन लो। लोको पायलट का एग्जाम जो है बाबू वो आरआरबी कंडक्ट कराता है, और उसमें होता क्या है कि आपको 6 से लेकर के 10th तक का साइंस एसएसटी ये तैयार रखो, उससे क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग होंगे, अर्थमेटिक होगा। अर्थमेटिक कॉमन मैथमेटिक्स होता है, जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन रहेगा, और फिर आपका कुछ एलजेब्रा से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। और एक सबसे बड़ा इसका टेस्ट होता है जो साइको टेस्ट है, क्योंकि जो भी सारे जनरल कंपटीशन के एग्जाम है उनका सिलेबस हद तक सेम होता है, लेकिन सबका जो बाकी के और प्रक्रिया है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो लोको पायलट में एक होता है साइको टेस्ट, इसमें आपका देखा जाता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं हो, या आपका मानसिक संतुलन सही है कि नहीं है। क्योंकि जब आप लोको पायलट बनोगे तो आप ट्रेन चलाओगे, रेलगाड़ी चलाओगे, तो ट्रेन जब आप चलाओगे आपको चलाने के लिए दिया जाएगा, और अगर आपका मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आपकी ट्रेन पटरी से उतर जाए, जिससे बहुत सारे यात्री मर सकते हैं। तो इसके लिए एक साइको टेस्ट होता है जिसमें आपकी आंख की भी शुद्धता जांच की जाती है कि आपका आंख सही है कि नहीं, आपका आंख 6/6 का है कि नहीं, आप सही चीज से देख पाते हो कि नहीं, आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। ये सब जांच करने के बाद आपकी मानसिक संतुलन जांच की जाती है, और बाकी के जो 2 रिटेन एग्जाम होते हैं, एक पीटी होता है और एक मेंस होता है। तो पीटी में भी आपके वही सिलेबस होते हैं और मेंस में भी वही होते हैं, सिर्फ उसको और आगे बढ़ा दिया जाता है। तो अगर आपको लोको पायलट बनना है तो इसके लिए आप 6 और 10 का जो साइंस और एसएसटी का बुक है उसको आप पढ़ो, और उसमें ध्यान देना एंशिएंट कम पढ़ना, क्योंकि एंशिएंट उसमें बहुत कम आता है, मॉडर्न का पार्ट ज्यादा होता है लोको पायलट में। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है, एंशिएंट पे कम टाइम देना है, और अपने आप को फिट रखना है सबसे पहली बात, तभी आप लोको पायलट के पोस्ट पे जा सकते हो। नहीं तो आप एग्जाम क्रैक करने के बाद भी अगर आपका मानसिक संतुलन, आपकी आंख सही नहीं है तो आप लोको पायलट में नहीं जा सकते बाबू। अगला प्रश्न मैं जवाब दे देता हूँ, गूगल में जॉब पाने के लिए क्या करना होगा। ये प्रश्न बहुत वेग है। गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें हर तरह का जॉब है, स्वीपर का भी जॉब है, गाड़ी के ड्राइवर का भी जॉब है, एयरप्लेन पायलट का भी जॉब है, और सिक्योरिटी का भी जॉब है, बाथरूम साफ करने वाले का भी जॉब है। मेरे ख्याल से आपका मतलब है कि कंप्यूटर लाइन में जॉब पाने के लिए क्या करना है गूगल में। तो ये कंप्यूटर वाले क्लास में जो वेबिनार हम करेंगे 13 तारीख को, उसमें इसका जवाब ज्यादा देंगे। लेकिन गूगल वाला सर्टिफिकेट का वैल्यू कम कर दिया है और इंटेलिजेंस का वैल्यू ज्यादा कर दिया है। उसका सिलेक्शन प्रोसेस का हम कवर नहीं करेंगे 13 तारीख को, वो आप इंटरनेट से देखो। गूगल, अमेजॉन, ये सब का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियो दिया हुआ है, कितना राउंड इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में किस तरह के प्रश्न पूछते हैं, ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा 13 तारीख को, आज इसका जवाब हम नहीं देंगे। गणेश जी ने कहा हाउ टू फोकस इन स्टडी, इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है। इफेक्टिवली आप अपने मन को संयम कीजिए, तभी स्टडी पे फोकस हो सकता है। सुजाता कौन बोल रहे, किसी ने प्रश्न पूछा, कौन पूछा?
सर बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा? बिजनेसमैन का बहुत बड़ा प्रश्न है। बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे बड़ा चीज है कि मजबूत कलेजा होना चाहिए, रिस्क लेने की ताकत होनी चाहिए। क्योंकि बिजनेस अगर 100 लोग बिजनेस करते हैं तो उसमें कम से कम 50 लोग फेल करते हैं और उनकी हथेली जल जाती है। तो सब उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं हो सकता। पढ़ाई जो होता है नियम कानून, प्रोज एंड कॉन्स, कौन चीज का डिमांड कहाँ है, कौन चीज का सप्लाई कहाँ है, इसका पढ़ाई होता है। रिस्क कैसे लेना है इसका कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन अंत में व्यक्ति खुद ही निर्णय लेता है मैं ये रिस्क लूं या ना लूं। तो उसकी पढ़ाई एमबीए होती है जो कि आपको बिजनेस में जॉब देने का काम करता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एमबीए थोड़ा मदद करता है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा आपका गट फीलिंग है, लेकिन हाँ पढ़ाई एमबीए होती है। एमबीए पहले आप कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट करो और फिर एमबीए करो तो बिजनेस की पढ़ाई उसमें होती है। अभय कुमार, पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करें? तो उसके लिए आपको मोटिवेट होना पड़ेगा कि हम पढ़ना क्यों चाहते हैं, उद्देश्य खोजना पड़ेगा। बैंकिंग के लिए कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? बैंकिंग पे भी हमारा वेबिनार हुआ था, लेकिन इसमें भी जहां तक मेरा ज्ञान है, सोना जी ज्यादा बता सकते हैं कि इसमें भी पीसीएम का ज्ञान जरूरी है, कॉमन सेंस, इंटेलिजेंस, यही एग्जाम होता होगा। सोना जी अगर आप ऐड करना चाहें। हाँ, क्या क्वेश्चन है? हम थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं दे पाए, इसके लिए सॉरी। नहीं, बैंकिंग के लिए कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? हाँ, बैंकिंग के लिए आपको मैथ जो है सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। मैथ्स पे आप फोकस करेंगे और एक उसका भी प्रीलिम्स टेस्ट होता है, उसमें आपको मैथ्स, जीके, रीजनिंग, कहे तो कि जनरल कंपटीशन जो है उसमें आपका लगभग सिलेबस सबका सेम है, बेस सबका एक है। जैसे आप बैंक में जा रहे हो तो सिंपल सी बात आपके भी माइंड में चलता होगा, बैंक में क्या काम होती है? बैंक में काम होता है पैसे का, फाइनेंशियली काम होता है। सिंपल सी बात है, आपको मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, तो मैथ्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जीके, जीएस, रीजनिंग, इस पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि उसका जो बेसिक एग्जाम होते हैं उसको जब आप करेक्ट करेंगे उसके बाद फिर आपका एक मेंस का एग्जाम होगा, और उसके बाद जो है आप बैंक में पीओ बनेंगे, क्लर्क बनेंगे, वो भी ये भी डिटरमाइन करता है आपका। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जो भी आप बैंक है, रेलवे का आप तैयारी करना चाहते हैं या एसएससी का आप तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी में किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपको सबसे पहले जो जनरल चीज है यानी कि 6 से लेकर के 10th तक का एसएसटी और साइंस, इस पे ज्यादा फोकस करना होगा। और मैथ्स तो एवरग्रीन चीज है, उसके बिना आप किसी भी चीज को पकड़ नहीं पाओगे, वही तो आपके माइंड को कंस्ट्रक्टिव बनाता है। आगे चलते हैं। दीपा कुमारी, सर कौन सा सब्जेक्ट लेना है? ये निर्भर करेगा आप दीपा कुमारी आप बनना क्या चाहते हो उस आधार पे। अगर आप अभी 6 से, आप किस ग्रेड में हो मेरे को नहीं पता, अगर आप अभी जूनियर ग्रेड में हो, 6 से 10th तक तो सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है, उसमें सब सब्जेक्ट अच्छी तरह करना, मेहनत करना जरूरी है, उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, वो कैरियर के ऊपर निर्भर करेगा आपको। सुजाता भारद्वाज, कॉमर्स में कौन सा सब्जेक्ट आता है? सोना जी अगर आपको पता है या किसी और को पता हो कॉमर्स में तो वो आप बता सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरे को नॉलेज है कॉमर्स में एक फाइनेंस का सब्जेक्ट जरूर होता है, उसमें भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ये सब वेरिएशन है, और प्लस अकाउंटिंग का होता है। सोना जी अगर आप ज्यादा जानते हैं तो बताइए, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। कॉमर्स अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें अकाउंट्स होते हैं और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड आपको पढ़ना होता है। क्योंकि वाणिज्य शास्त्र आप लेते हो तो उसमें आपको यही बताया जाता है कि हाउ टू मैनेज योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करोगे। जैसे कभी क्वेश्चन था कि बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करें, सर ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि सबसे पहले आपको हट होना चाहिए, बड़ा करेजा होना चाहिए कि आप किसी भी चीज में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा तो उसका प्रॉफिट और लॉस दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% है, ये नहीं है कि 100% है। तो इसी के बारे में उसमें पढ़ाई जाती है कि जो
आप बिजनेस करोगे या किसी बिजनेस संबंधित फाइनेंशियल कंपनी में आप काम करते हो, तो उसके लिए आपको कॉमर्स पढ़ना है। और कॉमर्स में मेन जो सब्जेक्ट होता है, वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है आपका अकाउंट्स। और अकाउंट्स में यही बताया जाता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करोगे, कैसे रन करोगे, कि ताकि आपका बिजनेस जो है वो डेवलप हो सके। आगे चलते हैं। RMSCE निकालने के लिए क्या करें? RSM, ये मेरे को पता नहीं है क्या है, अगर आपको पता है तो बताइए। किसी को पता है RMSCE? हाँ बताइए, ऋषभ बताइए, आपको पता है तो। अजय भाई, ये हमको पता नहीं है, किसी को पता है? अजय तुमको पता है ये RMSC होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? मेरे को नहीं पता है। जैसे किसी को नहीं पता है तो आगे चलते हैं। सर आप ही बता दीजिए। मेरे को नॉलेज नहीं है क्या है। ओके सर। आपको पता है ये क्या है RMSCE क्या? सर एक यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर सिंह यूनिवर्सिटी। ओ, तो मेरे को तो यूनिवर्सिटी है, तो मेरे को कुछ नहीं पता है कि क्या है। यूनिवर्सिटी है तो आप या तो उसमें बीटेक करोगे, या अगर तो बीटेक करोगे तो उसके लिए आपको तो वही फिर जेई मेंस का एग्जाम क्रैक करना होगा। तो जेई मेंस का एग्जाम अगर आप क्रैक करते हैं तो फिर तो आपका वही सिलेबस आ जाता है जो जेई मेंस का है। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस पूरी चेंज हो जाता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर आईआईटी मुंबई में, आईआईटी कानपुर में कहीं भी जाते हो तो सिलेबस तो वही रहेगा आपका क्रैक करने का। ओके, आगे चलते हैं। कुंदन, मैं भारद्वाज हूँ, मेरे को पढ़ने में मन नहीं लगता। उसका जवाब बहुत बार हो चुका है। CID के लिए क्या पढ़ना है? मैं खोज के बता सकता हूँ, मेरे को नॉलेज नहीं है। कुंदन कुमार दीजिए, वो तो वही है। RMC हो गया। अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचाने? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब बहुत मुश्किल है, तो इसके बारे में हम सोच के बताएंगे, अभी हम नहीं बता सकते। अगर कोई जवाब देना चाहता है, किसी को अनुभव है, तो वो दे सकता है। अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचाने? जिस चीज की ओर आपका आकर्षण होता है। सर हाँ बताओ, कौन बताना चाह रहा है? सुरेंद्र जी, आप कुछ बोलेंगे इस पे, अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचाने? नहीं। तो इसका जवाब बहुत कठिन है और मेरे हिसाब से छोटा सा जवाब ये है कि जो चीज आपको अट्रैक्ट करता है वो आपका टैलेंट है, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है। व्यवहार में आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जीवन कैसे चलेगा, परिवार कैसे पालेंगे। हमको बहुत पसंद है सोना, तो सोने से हमारा टैलेंट तो हो गया कि हमको सोने में मजा आता है, लेकिन उससे परिवार नहीं चलेगा, उससे हम जी नहीं पाएंगे ठीक से। तो ये थोड़ा टफ सवाल है, लेकिन आप व्यक्ति खुद ही कर सकता है और इसके बारे में हम सोच के बताएंगे। अगली बार कभी होगा तो सोच के किसी लोगों से पूछ के बताएंगे आपको। मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है आपके उसके बारे में। अंदर क्या टैलेंट छिपा है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप हो कौन। और ये तो विवेकानंद नहीं बता पाए कि मैं हूँ कौन, तो आप कैसे बता पाओगे कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है? अगर आप जो काम करते हो उसमें आपको इंटरेस्ट आता है, समझो वही आपका टैलेंट है। लेकिन सर ने बताया कि मुझे सोना अच्छा लगता है, तो सोना तो टैलेंट हो नहीं सकता। टैलेंट को एक अलग क्राइटेरिया पे रखा जाता है। जो आपको इकोनॉमिकल एक्टिविटी में मदद करे उसी को टैलेंट कहते हैं। तो सोने का कोई आपको पैसे नहीं देंगे, पैसे आपको काम करने के देंगे। तो काम करने में आपको जिस डायरेक्शन में आपको इंटरेस्ट है, समझो वही आपका टैलेंट है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, एक तो जो बात नहीं करा वो म्यूट हो जाओ। प्रेम कुमार, मैं तुमको 5 बार म्यूट किया, तुम म्यूट हो जाते हो। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सुभाग्या, बात करो, पूछो। सर, सोना सर ने कहा कि विवेकानंद भी खुद को नहीं पहचान पाए थे, तो आप कैसे पहचान पाओगे? इट मीन्स कि क्या हम अपने टैलेंट को नहीं पहचान सकते?
नहीं, टैलेंट को पहचान सकते हो आप बेटी, अपने टैलेंट को पहचान सकते हो। मैं बताया ना आपको, आपको जिस डायरेक्शन में, जिस फील्ड में आपकी रुचि है, आपकी इंटरेस्ट है, समझो वही आपकी टैलेंट है। आपको डांस करने में मजा आता है, आप वही दिल से करते हो, तो डांस करना आपकी टैलेंट है। आप पढ़ते हो दिल से, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप पढ़ाई में आगे जाओगे, यही आपकी टैलेंट है। आप गाना गाना पसंद करते हो, बहुत दिल से आप गाना गाते हो, सिंगिंग आपकी टैलेंट है। हेलो सर। समझे? सोना सिंह, आप ओके रुक सर, जाइए। थैंक यू सर, सौभाग्य थैंक यू सर। सौभाग्य मोटा मोटी कहने का मतलब है कि आप व्यक्ति खुद ही अपना टैलेंट पहचान सकता है, दूसरा उसको नहीं बता सकता है ठीक से गाइड तो कर सकता है। मतलब सर हमको जैसे गेमिंग में इंटरेस्ट है तो उससे हमारा घर नहीं चल सकता है। देखो, क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं इंडिया में? मतलब सर हमको वो वाला मतलब गेमिंग नहीं, मतलब हमको मोबाइल वाला गेमिंग में हाँ, इंटरेस्ट है नहीं तो उसे घर नहीं। दीपा सुनो आप मेरी बात। किसी चीज में भी हो सकता है। सिनेमा, बॉम्बे में, बॉलीवुड में सिनेमा के लिए बहुत लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं। आप केवल अमिताभ बच्चन का नाम जानते हो, बाकी सब भूल जाते हैं। तो किसी भी फील्ड में एक्सक्यूज मी सर। एक फर्स्टली जो नहीं बात कर रहा हूं, म्यूट करो अपने को, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। प्रेम कुमार, मैं आपको देख रहा हूं कि मैं म्यूट करता हूं, अब बहुत आवाज आती है आपकी फोन से। प्लीज अगर नहीं बोल रहे तो म्यूट रखो अपने को। दीपा, आपको गेमिंग में मजा आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यू हैव टू रीच द टॉप। और किसी भी लाइन में टॉप में पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, एकाग्रता चाहिए, कुछ लक भी काम करता है, लेकिन लक से ज्यादा मेहनत और लगन चाहिए। तो गेमिंग में भी लोग $1 मिलियन पर मंथ कमा रहे हैं, लेकिन आपको वहां पहुंचने के लिए आप पहुंच पाएंगे या नहीं, ये तो आप ही को निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन गेमिंग करके बहुत लोग बर्बाद भी हो रहे हैं और भूखे मर भी रहे हैं, रोड पे गिरे हुए भी हैं। तो निर्भर करेगा कि सर आई वांट टू से समथिंग। जस्ट ए सेकेंड इशिका, तो वो आपका निर्णय है। वो लाइक बिजनेस, यू हैव द गट्स टू गो देयर एंड टेक द लॉस, मोस्ट वेलकम। ये कैरियर है गेमिंग? नहीं, कैरियर नहीं है। कैरियर बनाना पड़ता है, अगर कोई बना सकता है तो बहुत अच्छी बात है। सुरेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे? इशिका बोलने दीजिए, मैं कुछ कहूंगा इस पर जरूर। इशिका बोलिए आप। इशिका, आप बात कीजिए। सर उन्होंने कहा था ई स्पोर्ट में इंटरेस्ट के बारे में, ऐसा कुछ मैं यही कहना चाहूंगी कि ई स्पोर्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आप टॉप तक पहुंच सकते हो, बट इसके लिए आपका फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ई स्पोर्ट में कुछ करना चाहते हो तो। ठीक है, अच्छी बात है। मैं थोड़ी देर से सुन रहा हूँ इस बात को, आप लोग जो बात कर रहे हैं। एक चीज जो आप लोग सब सोच रहे हैं वो एकदम से करियर पर दौड़ के जा रहे हैं। गेमिंग है, गाना है, ये सब बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं और सब में एक्सक्यूज मी सर, सब में लोग आगे बढ़े हैं और दुनिया में बड़ा नाम किया है, बहुत पैसे कमाए हैं लोग। गाने वाले जो हैं एक अपना गाना बेच देते हैं और दुनिया भर के पैसे कमाते हैं। एक चीज हम सब भूल रहे हैं वो है कि हाई स्कूल तक सब कुछ पढ़ना जरूरी है। पढ़ना चाहे आप कुछ भी चाहें करें, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, आप गाना गाते हैं, इन सभी चीजों के लिए पढ़ना जरूरी है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सोशल साइंसेस, इन सब चीजों पर पढ़ना जरूरी है। तो थोड़ा अभी आप लोग यंग हैं सभी के सब, थोड़ा पढ़ने पर फोकस कीजिए और हाई स्कूल तक पूरी तरह मन से पढ़िए। मान लीजिए कि आपने हाई स्कूल टॉप क्लास में किया और आप आईएएस में नहीं जाना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी उस पढ़ाई का बहुत मतलब होगा। ये हम लोगों से आप समझें कि हम लोग जो पुरानी उम्र के हो गए हैं उन लोगों ने देखा है कि किसी भी फील्ड में उस पढ़ाई की बड़ी जरूरत होती है। हाँ, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसमें एक फोकस है, लेकिन उसमें ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होती है एक विशेष सब्जेक्ट की। बाकी लेकिन आम पढ़ाई की सब चीज में जरूरत है। तो इसलिए अभी से आप उस पर जंप न करें कि हमको गाना गाना है, हमको गेमिंग करना है, हमको सॉकर खेलना है। सब चीज में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन मन से पढ़िए, ये बहुत जरूरी है।
इस पर मैं ज्यादा जोर कितना दूं उतना कम है। ये बहुत जरूरी, अभी से आप गेमिंग नहीं शुरू कर सकते, अभी से आप फुटबॉल खेलना छोड़ के, मतलब अपने पढ़ाई छोड़ के फुटबॉल खेलना नहीं शुरू कर सकते। मैंने खुद किया ये इसलिए बता रहा हूँ, तो इसलिए ये बात समझिए, पढ़ाई पर जोर दीजिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें आपका टैलेंट है। अगर आप, मुझे मालूम है दिव्यांशु हैं यहाँ पर, वो बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, लेकिन उनके लिए भी पढ़ना जरूरी है। हो सकता है बहुत अच्छे पेंटर बने हो, लेकिन अभी पढ़े, हाई स्कूल पास करें, उसके बाद वो आगे जा सकते हैं उस फील्ड में। पढ़ें, पढ़ना जरूरी है। मैं यही कहना चाहता था शिव कुमार जी। नहीं, ठीक है, अजय बोलो। जी सर। अजय पूछ रहा है, अजय को पूछने दो। सर पेंटिंग हम करना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा? पेंटिंग अगर करियर बनाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आर्ट्स पढ़ो, और पेंटिंग का अलग से कोर्स होता है, अलग से डिग्री होता है, वो करो, वो भी जरूरी है। और बाकी प्रैक्टिस, बहुत सारे ऑनलाइन टूल हैं, उसको यूज करो। पेंटिंग आज के जमाने में पेंटिंग, ओके सर, थैंक यू। पेंटिंग दो चीज हो गया है, एक तो है जो कागज और कलम से लेके करते हो, पेंट ब्रश से करते हो, और दूसरा डिजिटल पेंटिंग बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो उसके लिए रिसोर्सेज होने चाहिए, उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो आना चाहिए। और इस पे हमने एक वेबिनार किया था जिसका नाम था ग्राफिक्स, डिजिटल ग्राफिक्स। उसमें पेंटिंग का बहुत अच्छा कैरियर है, मार्केटिंग के लिए, सब कुछ के लिए बहुत यूज होता है। जस्ट सोचो अजय कि अगर मैं इस वानप्रस्थ पुनरुत्थान यज्ञ को पूरी दुनिया में फैलाना चाहूं, तो जो एक डिजिटल ग्राफिक्स वाला आदमी है, उसके सहायता के बिना ये चीज नहीं हो सकता है। जितने कंपनियां हैं सबको डिजिटल ग्राफिक्स की जरूरत है, नहीं तो वो ऐड कैसे बनाएंगे। सबको पेंटिंग की जरूरत है, सिनेमा में पेंटिंग की जरूरत है। तो बहुत बड़ा कैरियर का इलाका है, लेकिन ऑब्वियसली जैसा तिवारी जी ने बताया, डिपेंडिंग ऑन आपका सिचुएशन कैसा, आप किस ग्रेड में हो, उतना मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। ओके अजय। प्रेम कुमार आप पूछ रहे थे कुछ। इंडियन आर्मी बनने के लिए हमें तो अभी से ही ना तैयारी करना पड़ेगा। आप किस क्लास में हैं? सर क्लास 9th में है। तो निर्भर करता है इंडियन आर्मी में आप क्या बनना चाहते हैं। अगर अफसर बनना चाहते हैं तो निखिल जी ने क्लियर कट बताया, 11वीं पास करने के बाद 12वीं क्लास में जब आप हैं तो जून महीने में फॉर्म भरिए, सितंबर के फर्स्ट संडे को एग्जाम होगा, और 9th से लेकर के 11th तक आंख मूंद करके पूरा कंसंट्रेशन के साथ PCM सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपको मैगजीन, अखबार, ये सब पढ़ना। हम लोग सब यहाँ पे, तिवारी जी हैं, मैं हूँ, कर्नल निखिल है, कर्नल राम कुमार थे वो निकल गए, कर्नल दिनेश कुमार थे कॉल में वो निकल गए, हम सब फौजी हैं, हम सब NDA एग्जाम, वो CDS एग्जाम के थ्रू आए हैं। तो अगर आपको अलग से मेंटरिंग भी चाहिए तो वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। और हम चाहते हैं कि 9th ग्रेड से कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े जिन्हें हम NDA के लिए गाइड कर सकें डिटेल में। हाँ तो सर इंग्लिश के लिए, इंग्लिश का नॉलेज के लिए हमको इंग्लिश पे पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश के नॉलेज के लिए संस्कृत पढ़ने से तो नहीं आएगा, और हिंदी पढ़ने से नहीं आएगा। इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सर। और इंग्लिश के लिए हमारे तिवारी जी हैं, वो क्लास करते हैं, मैं क्लास करता हूँ, एक और टीचर है वो क्लास करते हैं स्पोकन इंग्लिश का। तो स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर इंग्लिश, रिटर्न इंग्लिश, ये सब के लिए भी आप हमारे साथ भी जुड़िए। और बाकी इंटरनेट पे भरा पड़ा है, तो हम आपको रेफरेंस दे सकते हैं जिसको यूज करते हुए आप अच्छा इंग्लिश सीख सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, ये राइट टाइम कि आप उसके बारे में सोचते हैं। 3 साल में हो सकता है। हाँ इशिका बोलो। Sir, what should our goal for class 10th? ये आपका प्रश्न वैसा ही हो गया कि हम अपने को कैसे पहचाने वाला प्रश्न है ये। तो मैं नहीं कह सकता कि आपका गोल क्या होगा, वो आप ही डिसाइड करेंगे। बहुत कुछ फैक्टर होता है। एक हमारा वेबिनार था कि हम अपना कैरियर कैसे सेलेक्ट करें, तो उसमें निर्भर करता है आपका अपना व्यक्तिगत एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एबिलिटी, ये तो व्यक्तिगत हो गया। फिर पारिवारिक होगा,
और फिर सामाजिक होगा। ये तीनों दृष्टिकोण से देख करके फिर आप सोच सकते हैं कि मैं क्या बनूं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका व्यक्तिगत है। धर्मेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर। अच्छा अच्छा, कोई और इसका जवाब देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन इशिका जी का प्रश्न बहुत जेन्युइन है और बहुत टफ है जवाब देना किसी और के लिए, लेकिन कोई और शायद हमसे ज्यादा ज्ञानी हो तो जवाब दे सकता है। श्री कुमार जी, देने की तो बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इशिका बेटा, आपका किस चीज में मन लगता है? सर मुझे तो पढ़ाई करना अच्छा लगता है, बट मेरा अदर एक्टिविटीज में भी बहुत इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल कौन में सा पढ़ाई और सिंगिंग, कौन सा एक्टिविटी? पेंटिंग, एवरीथिंग। और पढ़ाई? म्यूजिक। पढ़ाई पढ़ाई बहुत ज्यादा पसंद है, अच्छी है। किस चीज की पढ़ाई? मैथमेटिक्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की, आर्ट्स की, किस चीज की पढ़ाई? संस्कृत की पढ़ाई, साइंस। साहित्य की पढ़ाई, किस चीज की पढ़ाई? सर साइंस, बायो। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर अपने को इस तरीके से तुम कुरेदोगी तो तुमको पता चलेगा कि हाँ, हमारे इसमें बहुत मन लग रहा है। अगर मान लो बायो पढ़ रही हो और तुम्हारा मन बहुत करता है कि तुम जेसी बोस और इस तरीके के साइंटिस्ट की किताबें पढ़ो, और वो सर पढ़ते ही एग्जैक्ट रीजन ये है ना, हाँ। एग्जैक्ट रीजन ये है, जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से हमारा 8th और 7th मिस हो गया था। उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी फिजिक्स मैथमेटिक्स में तो सबसे ज्यादा। तो इस वजह से ना अभी सब कुछ बहुत टफ सा लग रहा है, तो इसलिए मुझे एक गोल सिलेक्ट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बस मैंने तो ये सोचा है कि मुझे बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, बट इसके अलावा फिलहाल कोई गोल नहीं है। तो मेरा साधारण सा जवाब ये रहेगा कि तुमको वो तकलीफ मालूम है कि पेंडेमिक के कारण पढ़ाई में कमी हुई है, और तुमको ये पता है कि बायो में तुम्हारा मन लगता है, तो बायो के लिए जो करियर है वो है डॉक्टरी का। तो डॉक्टरी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो, ये तीनों पर जोर से पढ़ाई करो। ऐसे ही सिलेक्ट होता है। जब उसको पढ़ोगी तो धीरे धीरे ये परत खुलती जाएगी कि तुमको क्या करना है। लेकिन एक चीज तो निश्चित है, जैसे मैंने कहा कि सब चीज में अच्छा करना है इस उम्र में, सब चीज में। लेकिन जिस चीज में मन लगता है वो तुम्हारे करियर बन जाएगा। ठीक है? इशिका बेटे, आप मेरे से बात करना, आपका जो मैथमेटिक्स मिस हुआ है उसके लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूं, और हमारे एक और साथी हैं वो भी गाइड कर सकते हैं आपको। मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। और सोना सिंह जी भी हैं, एक सेकंड रुकना अजय, सोना जी भी हैं, वो भी गाइड कर सकते हैं आपको। तो जो कमी रह गई 7th 8th में वो पूरा हो सकता है यहाँ। तो आप, मैंने ईमेल लिखा था बानप्रस्थ। सबसे पहले तो बोलिए सोना जी। सर, आप बोलिए। सबसे पहले तो आपको समझना ये है कि मैथ्स आपको 10th तक पढ़ने हैं और आपको आता नहीं है, तो आपके बदले कोई इसको कर भी नहीं सकता है, करना आप ही को है। तो आप अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प बनाए कि करना हम ही को है, तो क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और मैथ्स कहीं के कोई भारी सब्जेक्ट नहीं होते हैं, आसान सब्जेक्ट होता है, बस सिर्फ उसमें इंटरेस्ट लेना है। जैसे आप कैसे कह रहे हो कि मुझे बायो पढ़ना बहुत पसंद है, कैसे पसंद आया? जब आप छोटे थे तो आप बायो जानते थे, आप 2 क्लास में बायो से परिचित थे कि क्या बायोलॉजी होता है, क्या केमिस्ट्री होता है, क्या फिजिक्स होता है, नहीं जानते थे। आपकी रुचि आई, आपको बायो अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि आप उसको शिद्दत से पढ़े, आप अपने दिल से उसको पढ़े, आपको उसमें इंटरेस्ट आ गया, आपको अच्छा लगने लगा। तो उसी तरह से आपको मैथ्स को भी पढ़ने हैं। और इसमें आपको जब मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें टीचर की भी भूमिका आ जाती है कि आपको टीचिंग का जो तरीका है उसको थोड़ा बदले और बदल करके आपको बताए, ताकि आपको उसमें रुचि आने लगे, आपको मजा आने लगे। जब तक मजा नहीं आता है ना लाइफ में, तब तक आप किसी चीज को नहीं कर पाते हो। कैसे कहते हो कि आईएएस बनना है, क्यों? आपको पता है कि आईएएस में क्या मजा होता है, क्या एक पावर होती है, क्या रुतबा होता है।
और तभी जाकर के आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार होता है और आप उसको प्राप्त करने के लिए आप चारों तरफ से एकजुट हो जाते हो। तो मैथ्स में भी वही करना आप ही को है और कोई नहीं करेगा। तो टीचिंग का जो टीचर है वो तरीका बदलेंगे, आप अपना पढ़ने का तरीका बदलोगे, जिस तरीके में आप अपने आप को ढाल सको। क्योंकि हर एक आदमी का, हर एक जीव का 2 कंडीशन होते हैं, फेवरेबल, नॉन फेवरेबल। तो नॉन फेवरेबल कंडीशन में कोई कितना भी अपने आप को ये कर ले, लेकिन एडेप्ट नहीं कर पाता है। तो कंडीशन को अपने लायक बनाना है, और वो कैसे बनेगा? जब आप उसको अपने दिल से, अपने पूरे मन से चाहोगे और करोगे। ठीक है, तो जहां तक मैथ्स में है तो हम भी आपको गाइड कर सकते हैं, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा कि सर ने आपको बताया। इसका बेटे मैंने थैंक यू सर। इसका बेटे या सभी लोग को मैंने फिर से ईमेल डाल दिया है, उस पे आप मैसेज लिखो अगर मेरे को, तो मैं आपको अलग अलग ग्रुप में जोड़ करके फिर उस पे हम लोग बात कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। आगे किसी का प्रश्न या हेलो सर। हाँ अजय बोलो। सर अगर हम पढ़ना चाहते हैं, याद करते हैं, एग्जाम के टाइम भूल जाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका जवाब मैं देता हूँ सोनू जी, सोना सिंह, आप इंतजार कीजिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ अजय कि मैं कैसे याद करता था, वही मैं बोल सकता हूँ। हमारे टीचर ने पढ़ाया था कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। उन्होंने लंबा चौड़ा 3 लाइन का डेफिनेशन सब कुछ दिया, और ये प्रश्न मेरे को पढ़ाया गया जब मैं क्लास 7-8 में था, और यही प्रश्न मेरे को पूछा गया कम से कम 20-25 साल के बाद, और कम से कम 15-20 साल के बाद। तो 15 साल बीच में मैं कुछ और किया, फिर वही प्रश्न मेरे को पूछा गया कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। तो ऑब्वियसली उस समय मेरे को वो 3 लाइन तो याद था नहीं, किसको याद रहेगा, लेकिन मेरे को पता था कि स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है। तो मैंने मतलब समझाया, तो जो इंटरव्यूअर था वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस तरह से उसने कभी नहीं सोचा था। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब पढ़ाया गया जा रहा था 8वीं क्लास में, तो उस समय मैंने उसके ऊपर मनन किया, चिंतन किया, सोचा कि ये स्पेसिफिक हीट क्यों नापा जाता है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है। और वो किताब से मैं नहीं सोच रहा था, किताब बंद था, मैं वॉक कर रहा था तब सोच रहा था, सो रहा था, जाग रहा था, खा रहा था, उस समय उन विषयों के बारे में मैं सोचता था। फिर उसका प्रश्न किसी भी तरह कोई पूछे तो मैं जवाब दे सकता हूं। ये एक उदाहरण था। कहने का मतलब है कि जो भी आप पढ़ते हो वो मनन करना पड़ता है, तब वो आपका होता है। और मनन शब्द में मन है, बुद्धि आपका याद नहीं करता है, याद मन करता है। अगर संकल्प मन लेता है तो मनन करने का मतलब उसके बारे में सोचना, उसके बारे में अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग सिचुएशन में उस ज्ञान को यूज करना, तब वो आपका होगा। सोना जी या रंजन जी किसी और को कुछ बोलना तो बताइए। मैं सारे अपने बच्चों को एक छोटी सी बात क्या बताना चाहता हूं। अभी अजय ने भी किया है प्रश्न, और इशिका बेटी ने भी किया है। तो इन सारे बच्चों का जो प्रश्न का जो उलझन है, उसका एक सारांश में मैं क्या साइंटिफिकली साबित करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ बच्चों को कि हमारा जितना भी ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में, उसका 16% हमारे ब्रेन में सर्कुलेशन करता है। बहुत महीन वेन्स होते हैं, नसें होती है। तो मैं एक बहुत ही अच्छा चीज बता रहा हूँ, जो इसमें कि मेमोरी पावर और हेल्थ, सारा कुछ मेमोरी पावर। जैसे अजय ने बताया, मैं भूल जाता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। आप 1 महीने करके देखो, 15 दिन करके देखो। तो एक बहुत छोटा सा चीज है कि प्राणायाम करना है, और उसमें भस्त्रिका, कपालभाति और खास करके अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम जो है वो डायरेक्ट ब्रेन के मेमोरी पावर को बढ़ाता है और बहुत ही अधिक फायदा करेगा। तो हर एक बच्चों के लिए मैं एक छोटा सा एक बताया हूँ
कि भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम जो कि सारे लोग जाते हैं, तो मेमोरी पावर बहुत बढ़ेगा। और अजय, आप कभी नहीं भूल पाओगे जिंदगी में जो चीज अगर आप करते रहोगे तो। थैंक यू सर, तो अनुलोम विलोम कब करना है, कैसे करना है? जितना सवेरे में प्राण वायु बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उस समय की बेला को जो सवेरे 2:30 बजे से उसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। और जितना सवेरे आप कर सकते हो, अगर आप पढ़ के देखो, आज के बच्चे पढ़ते हैं रात में, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे अपने समय में, तो हमारे टीचर बोलते थे, पुराने जो थे उनका वही था कि अर्ली इन द मॉर्निंग मेमोरी पावर, सब दिन भर रात भर हम रेस्ट करता है हमारा ब्रेन, और अर्ली इन द मॉर्निंग जितना सवेरे उठ के आप फ्रेश होके बाथरूम जाके ब्रश करके और प्राणायाम करके अगर आप पढ़ते हो, तो मैं पूरी विश्वास के साथ बता रहा हूं कि आप बहुत ही जल्दी किसी भी चीज को कैच करोगे। हमारे कुमार जी ने भी बताया कि 10 घंटे पढ़ने से मतलब नहीं है, बहुत बड़ी बात है उन्होंने। 10 घंटे पढ़ने से मतलब नहीं है, 4 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो आपकी मेमोरी पावर अगर सही है तो वो सब रिसीव करेगी। सर इसको करना कैसे है? करना वो YouTube में आप रामदेव जी का देखें, बहुत सिंपल चीज है। अब अभी तो मैं नहीं बता सकता है ये, लेकिन रामदेव जी का भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। भस्त्रिका हमारे लंग्स को मजबूत करता है, कपालभाति जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और भी जो हार्ड सिस्टम है हमारे बॉडी में, उसको करता है। खास खास जो रंजन करता है। जी, ये टॉपिक वहां पे मत जाइए क्योंकि ये एंडलेस हो जाएगा डिस्कशन। नहीं लेकिन पूछा इसलिए मैं प्रेम, बताया। आप इंटरनेट पे सर्च करो, नहीं मिले तो फिर किसी से हम बात करके आपको इसके बारे में बताएं, लेकिन उसका स्पेशलिटी हम लोग को नहीं है। लेकिन इंटरनेट पे भरा पड़ा है, कैसे करें। यूट्यूब में देखेंगे मिल जाएगा। थैंक यू। ठीक है रंजन जी। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न? जैसे एक प्रश्न था कि IAS बनने के लिए यूपीएससी के एग्जाम में पीसीएम जरूरी है। पीसीएम का स्टैटिस्टिक्स जरूर अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर किसी को संस्कृत में मजा आता है तो आज के दिन में आप उसमें भी पढ़ करके, इतिहास में मजा आता है, साहित्य में मजा आता है, कॉमर्स में, तो वो लोग भी IAS बनते हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं। अगर आपका एप्टीट्यूड मैथमेटिकल नहीं है और आपको फोर्स करके मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं, पीसीएम इसलिए कर रहे हैं कि IAS बनना है, तो वो एडवाइस 100% सही नहीं होगा। आपको आपकी क्षमता के हिसाब से वो काम करना चाहिए। बहुत MBA लोग भी करते हैं, वो भी बनते हैं, ज्योग्राफी से बनते हैं, सभी सब्जेक्ट है उसमें। और उसके ऊपर भी हम एक वेबिनार करने का सोच रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो मई के एंड में होगा या जून के बिगनिंग में होगा। यूपीएससी मतलब IAS, IPS, IFS, इस वाला यूपीएससी के लिए कैसे सब्जेक्ट होते हैं, प्रीलिम क्या होता है, मेन क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, सब्जेक्ट क्या क्या है, ये सब के बारे में हम फिर से करेंगे एक। और वो मई एंड या जून के फर्स्ट हाफ में होगा। जो उसके बारे में कोचिंग करते हैं वो भी किसी काम में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने हाँ नहीं कहा है। सर KYC? यस यस आंचल, क्यों नहीं। सर DM बनने के लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले DM के ऑफिस जा करके उनको कहना कुर्सी खाली करो, मैं बैठना चाहती हूँ। आंचल वो नहीं है, IAS बनना पड़ता है और IAS बनने के बाद ही DM बनते हैं। मजाक कर रहा था मैं। चल IAS पर काफ़ी बात हुई है, और अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हम लोग बिहार में केवल वही नौकरी हमें अच्छी लगती है, इसलिए उसके बारे में सवाल पूछते हैं। दूसरी बहुत सी नौकरियां हैं, वो सरकार ने उसको बहुत बड़ा बना रखा है, इसलिए बहुत बड़ी है, लेकिन उसके लिए तुमको, जैसा सबों ने बताया, यूपीएससी का एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम होता है, वो पास करना पड़ता है। तो किसी भी इम्तहान को पास करने के लिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए पढ़ना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी पढ़ती हो उसको मन लगा के पढ़ो, क्लास में टॉप आओ, क्लास में बहुत अच्छा करो, फर्स्ट डिवीज़न लाओ,
हाई स्कूल में, बीएससी में, एमएससी में, इस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकती हो, लेकिन हर सब्जेक्ट में थोड़ी थोड़ी महारत जरूरी है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट्स के लिए जरूरी होता है, क्योंकि उनको थोड़ा अकाउंट भी देखना पड़ता है, थोड़ा लोगों को भी संभालना पड़ता है, थोड़ा पॉलिटिक्स भी जानना पड़ता है, थोड़ा इतिहास जानना पड़ता है कि वो बात कर सकें, थोड़ा गांव रकबे के बारे में जानना पड़ता है, थोड़ा लॉ के बारे में जानना पड़ता है। इसलिए उस सर्विस में थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानना पड़ता है, किसी एक सब्जेक्ट को खास कर नहीं जानना पड़ता है। लेकिन नौकरियां और भी अच्छी हैं, तो इसलिए केवल वही फोकस करके नहीं चलना है, अपने को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है अभी। इसीलिए मैं जोर दे रहा था पहले पढ़ने पर। आप सब दौड़ रहे हैं करियर पर, पढ़ने पर अभी जोर दीजिए। आप लोगों की जो उम्र है वो पढ़ने की है, मन लगा के पढ़ने की है, तो आप कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। हमारे यहाँ काउंसिल जनरल जो न्यूयॉर्क में था एक, वो संस्कृत का पीएचडी था, तो संस्कृत पढ़ के वो आईएएस में गया था, आईएफएस में गया था। तो इसलिए पहले पढ़ो, ठीक है। और आंचल, तुम हमसे बात कर सकती हो जब भी चाहो, ओके। और कोई भी स्टूडेंट, एक चीज मैं बताना चाहता था, पहले कई बार बात हुई अंग्रेजी की, शिव कुमार जी ने बताया कि वो अंग्रेजी की क्लास देते हैं, मैं देता हूं। मैं सैटरडे संडे दोनों दिन, सैटरडे को 6 बजे और संडे को 7 बजे शाम को देता हूं क्लासेस। शिव कुमार जी थर्सडे फ्राइडे को देते हैं, और दीपिका मैडम ट्यूसडे वेडनेसडे को देती हैं। ये सारे क्लासेस हम लोग अंग्रेजी के इसलिए देते हैं कि आप लोगों को अंग्रेजी बोलने की भटक खुले, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ते हो, अगर अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल सकते हो तो मन में थोड़ी सी कमी सी रहती है। तो उसके लिए हम लोग ये क्लासेस देते हैं, तो आप लोग उस क्लास में आओ। और इस तरीके के दूसरे सेमिनार्स और क्लासेस वानप्रस्थ देती है, तो वो जरूरी है आप लोगों के लिए, और वो आपको मजबूत बनाने के लिए, इन सारी नौकरियों के लिए वो मजबूती जरूरी है। आईएएस के लिए हो या बैंकिंग के लिए हो, किसी भी चीज के लिए वो जरूरी है, ठीक है। सर ज्वाइन करने का टाइम क्या है? टाइम एक सेकंड सुंदर जी, एक सेकंड। आप banprasth@gmail जो मैंने ईमेल लिखा उस पे ईमेल करो, फिर मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहां सब मैसेज मिलेगा। यस सर। तो मेल वो करना, करना। तो फिर मैं उसको और भेजूंगा। जहां तक समय का सवाल है, शनिवार को 7 बजे, शनिवार को सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, और रविवार को 7 बजे मैं देता हूं, और दूसरे टीचर्स दूसरे समय में देते हैं। तो इसलिए शिव कुमार जी ने कहा आप वो ईमेल भेजो, और उसमें सारे टाइमिंग्स हम बता देंगे आपको। सर लिंक बता दीजिए। दिए ना, चैट विंडो में दिया हुआ मैसेज भेजने के लिए, banprasth@gmail.com, वहां मैसेज करो ना आप बेटी। चैट विंडो है आपके पास, देख रहे हो आप चैट विंडो में? banprasth@gmail.com, ऐसे वेबसाइट भी है banprasth.org। मिल गया या नहीं मिला? VAANPR नहीं मिला है अभी तक। तो चैट विंडो जा रहे हो? चैट विंडो है आपके पास, आपके फोन पे होगा ना चैट वाला। मैं फिर से टाइप कर रहा हूं चैट विंडो में। ऐसे अगर कागज कलम है तो आप लिख सकते हो, V as in Victor, AANPRASTH@gmail.com। और मेरे जो मैं भेजता हूं मीटिंग नोट, इसके बाद उसमें भी ये ईमेल एड्रेस रहता है। तो जहां से आपको ये इनविटेशन मिला है, वहां से पूछो कि भाई जो मीटिंग नोट आएगा उसमें मेरे को आप फॉरवर्ड कीजिए, तो उसमें भी ये ईमेल एड्रेस रहता है।